मुझे लगता है 9th क्लास में आते आते बहुत डिस्ट्रैक्शन आते हैं, और हालांकि जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा आती हैं, तो आपने अपना वहाँ से मैनेज कैसे किया? अपना जो सब्जेक्ट है जो उनको कैसे क्या टाइम दें, उनको पर्टिकुलर टाइम दें या फिर सबके साथ मैनेज करें। टाइम मैनेजमेंट के लिए कैसे पढ़ाई करें? आपने 9th में और किन बुक्स को एनसीईआरटी के अलावा पढ़ा? नमस्ते, स्वागत है आप सभी का। तो आज हमारे साथ कुछ 9th क्लास के स्टूडेंट्स हैं और आज की वीडियो है ही इसीलिए कि हमारी 9th क्लास कैसे सुधरेगी। 9th क्लास वाले स्टूडेंट्स को एक मार्गदर्शन की तरह ये होने वाला है और ये कोई इंटरव्यू तरह का नहीं है, ये एक संवाद है। ये बच्चों के बीच एक संवाद है कि कैसे ये अपने 9th क्लास को बहुत अच्छा करें। तो इसके लिए हमारे साथ 9th क्लास के कुछ स्टूडेंट्स हैं, तो इनका मैं परिचय करा दूँ। ये नैतिक पाठक, ये आराध्य अग्निहोत्री, अथर भार्गव और राघव परमार। साथ ही इन्हें कैसे इनके 9th क्लास अच्छी हो, तो इसके लिए 9th क्लास पास कर चुके, जो कि 10th में आ चुके एक ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं नवनीत पांडे। तो इनसे इन्हें मार्गदर्शन मिलेगा और बच्चे आपस में संवाद करेंगे कि कैसे इनकी क्लास अच्छी हो सकती है। तो सबसे पहले तो मेरा सवाल रहेगा नवनीत से कि नवनीत, जैसे ये 7th से 8th में आए, 6th से 7th में आए, तो ये नॉर्मल इनकी क्लास चलती रही, इन्होंने फेयर कॉपी बनाई, जो इनके टेस्ट पेपर होते रहे वो करते रहे। लेकिन ये तुम्हें भी पता है कि अब 8th से 9th में आए हैं, तो ये काफी बड़ा एक चेंज है। तो ये किस तरह का इन्हें चेंज बड़ा देखने को मिलेगा? देख, सबसे पहले तो एक जो हम पढ़ाई की बात करें तो पढ़ाई में चेंज आता है कि 6 to 7, 7 to 8 बहुत एक तरीके की पढ़ाई रहती है। लेकिन 9th में जब हम आते हैं तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, और हमारे बहुत एक पैटर्न चेंज हो जाता है। और उससे बड़ी बात की जो टीचर्स हैं वो भी थोड़ा बहुत डरा देते हैं कि अब बड़े हो गए, वो सीरियसनेस। इसलिए 9th में ऑब्वियसली स्टूडेंट लाइफ तो बहुत चेंज होती है। 8th से जब आप 9th में आओगे, शुरू में तो मतलब मैं भी, और मेरे को लगता है आप लोग भी डरे होंगे 9th में। सब लोग शुरू में थोड़ा डरते हैं, लेकिन डरना नहीं है, सब हो जाता है लास्ट। तो ठीक है, जैसा नवनीत ने बताया कि ये कुछ जो चेंजेस होने वाले हैं, जो 8th से 9th में आने वाले हैं, तो ये बड़ा ही चेंजेस है। तो इसके बाद पढ़ाई को लेकर कई चीजें होती हैं, जैसे अभी तक आपने जनरली एनसीईआरटी पढ़ी है और उससे आपका काम चल गया। तो इसके अलावा आपके मन में कई प्रश्न होंगे, तो सबसे पहले नैतिक बताओ, आपके मन में अगर कोई सवाल हो तो। मेरा सबसे पहले एक डाउट है कि टाइम मैनेजमेंट के लिए कैसे पढ़ाई करें। टाइम मैनेजमेंट के साथ समय समय पे छोटे छोटे टास्क वगैरह के साथ हम पढ़ाई करते हैं, पर वो भी हम सही से फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करें? देखो, सबसे पहली बात तो जो भैया भी अपनी वीडियोस में रेगुलर बोलते रहते हैं, और जो भैया के स्टूडेंट्स हैं उनको पता होगा, और एक बार मैं ऑनलाइन बता देता हूँ कि ये जो महीने भर का टाइम टेबल है या हफ्ते भर का टाइम टेबल है, वो ना किसी से फॉलो हुआ है ना हो पाएगा। तो एक दिन का आप टास्क बनाओ। जैसे अगर मान लो कल आपका एग्जाम है या कल आपको कोई चैप्टर प्रिपेयर करके जाना है, तो आज का टास्क बनाओ कि मेरे को वो चैप्टर प्रिपेयर करना है। एक चीज को गोल बना के चलोगे तो वो एक दिन में अचीव हो सकता है। और बात रही टाइम मैनेजमेंट की, तो मैंने एक गलती की थी कि मैं स्कूल कंसिस्टेंट नहीं रहा था। मतलब मैं थोड़ा, तो मैं कहूँगा कि आप अगर कंसिस्टेंट रह सकते हैं तो आप स्कूल कंसिस्टेंट रहें। और बात रही सेल्फ स्टडी की, तो सेल्फ स्टडी आप 9th में अगर अच्छे से 1 घंटे भी देते हैं, 1 डेढ़ घंटे, तो आराम से हो जाएगा। इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए। और फेयर वर्क वगैरह पे कितना टाइम देना चाहिए? देखो, अब अगर रियलिटी बात करें तो ऐसा है कि फेयर वर्क वगैरह में नॉर्मल रखना चाहिए। मतलब ठीक है, स्कूल के लिए कंप्लीट रखना जरूरी है, पर इतना ध्यान नहीं देना चाहिए उस पर। सेल्फ स्टडी पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, जो आपको लगे कि मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, और जो स्कूल लिख पा रहे हैं वो लिखना चाहिए। लेकिन एक रफ नोटबुक जरूर होनी चाहिए आप पे क्विक रिवीजन के लिए। तो मैंने नहीं बना पाई थी, लेकिन मैं बता रहा हूँ, क्विक रिवीजन के लिए एक वीडियो एक रफ कॉपी जरूर होनी चाहिए, जिसमें चैप्टर की पूरी समरी हो, और अगर आपको वो चैप्टर रिवाइज करना हो तो वो आप जल्दी से रिवाइज करें। अच्छा, जैसे कि मैथ के लिए तो हम यहाँ से पढ़ लेते हैं, ऑफलाइन शिवम भैया हैं वो पढ़ाते हैं। साइंस के लिए भी कुछ बच्चे ऑनलाइन है, कुछ बच्चे ऑफलाइन है, पर एसएसटी के लिए हम स्कूल से पढ़ें या ऑनलाइन पढ़ें? देखो, मैं ये बोलूंगा कि मैंने एसएसटी बहुत लास्ट टाइम पे करी थी, और मैंने एसएसटी ऑनलाइन करी थी क्योंकि मैं स्कूल कंसिस्टेंट नहीं रह पाया था। अब मेरे हिसाब से स्कूल में भी आप एसएसटी कर सकते हो, लेकिन स्कूल में ये है कि अगर आप एक दिन अब्सेंट हो गए तो आपका चला जाएगा। तो यूट्यूब पे भी बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल है, आपको जो पसंद आए वो आप कर सकते हो। और बाकी साइंस की बात रही, तो मैं ये एडवाइस दूंगा कि मेरे हिसाब से साइंस 9th में ऑनलाइन नहीं करनी चाहिए। मतलब हो नहीं पाएगी, अभी आपको लगेगा हो जाएगी, लेकिन जब पेपर में घुमा के क्वेश्चंस आएंगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको बहुत दिक्कत आएगी। रिवीजन के लिए आप ऑनलाइन देख सकते हो,
लेकिन आपको मैथ्स और साइंस बेसिकली ऑफलाइन पढ़नी चाहिए नाइन्थ में, तो क्योंकि टेंथ के लिए बेस भी होता है। और एक जो बहुत पॉपुलर डाउट है कि 2 ट्यूशंस, हाँ। तो उस पे बोलना चाहूंगा मैं कि देखो अभी से हैबिट डालो, क्योंकि 10th 11th में तो लगानी पड़ेगा, या आप भी अगर इस पे कुछ बोलो तो। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो ये तुमने एक फेयर वर्क का कहा ना कि फेयर वर्क का कैसा क्या है, तो फेयर वर्क को लेके थोड़ा अभी आपका जैसे रिव्यू लें। पिछली क्लास आप 8 थे तो सारी फेयर बनाई थी, तो आप तुमने बनाई ना आज सारी? हाँ, जरूर बनाई, तुमने सारी बनाई फेयर, सारी बनाई। किस सब्जेक्ट की नहीं बनाई? मैथ की नहीं बनाई, मतलब कुछ नहीं बनाई, तुमने सारी बनाई थी? मैथ की नहीं बनाई, तुमने सारी बनाई थी पिछली क्लास? नहीं नहीं। नहीं बना। तो फेयर का मेरे हिसाब से जो एक चीज है ना, सबको एक चीज जरूर सोचना चाहिए कि फेयर जो है वो मेरे लिए है। ये नहीं सोचना कि टीचर को हमें दिखानी है, ये टीचर देख के वैसा। ये सोचना, मान लो एसएसटी को आपको लगता है कि मैं लेक्चर से कंप्लीट कर लूंगा या कहीं नोट से कंप्लीट कर लूंगा, तो फिर आपको फेयर की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं चलेगा कि जैसे आप फेयर भी नहीं बना रहे और आपकी क्लास में परफॉर्मेंस भी डाउन हो रही, तो टीचर तो कहेगा ही ना कि तुम फेयर नहीं बनाते इसलिए डाउन है। अगर तुम उन्हें अच्छा रिजल्ट दिखाओगे, अगर तुम्हें लगेगा कि बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है, तो टीचर एडजस्ट कर लेगा कि हाँ वो फेयर भले ही नहीं बनाता लेकिन वो बढ़िया अपना एडजस्ट कर लेता है। पर तो मेन ये होता है कि हमें ये पता हो कि फेयर का हम बना तो रहे, उसका महत्व तो कितना है। तो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो अपने साथ अब आराध, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप पूछो। मेरा सबसे पहले ये प्रश्न है कि जो 8th में जो पेपर का पैटर्न रहता है और जो 9th में रहता है उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस रहता है। जो अब 8th में रटते हो और 9th में वो सब नहीं चल पाता है, तो उसके लिए क्या करें? देखो नाइन्थ में एक सबसे इसकी की है, जो मैं बताऊँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस। तुम जितनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तुम्हें उतना आ जाएगा। नाइन्थ में नए आते हैं, 8 तक ये कोई हैबिट नहीं रहती है। 8 तक तुम मैथ उठा लो, साइंस उठा लो, क्वेश्चन प्रैक्टिस कोई नहीं करता है। जहां तक मैं जानता हूँ, तुम लोगों में से भी बहुत कम लोग हैं जिनने क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी। तुम लोग एनसीईआरटी लगा लेते हो, जो बुक में क्वेश्चन लिखे हैं वो लिख लेते हो, लेकिन वो नाइन्थ में काफी नहीं रहेंगे। ये मैं बोल रहा हूँ, तुम्हें क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करनी पड़ेंगे। मैथ तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, साइंस ऑनलाइन इतने सारे क्वेश्चंस हैं, या फिर तुम ऑफलाइन कोचिंग जाओगे तो जिसकी भी जाओगे वो तुम्हें क्वेश्चंस कराएंगे, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो तुम उनसे फेमिलियर हो जाओगे। अगर तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, सिर्फ एनसीईआरटी लगाओगे और फिर पेपर में तुम्हें सवाल घुमा के आ गए, तो तुम बहुत कंफ्यूज हो जाओगे और तुम नहीं कर पाओगे। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो फिर तुम उन क्वेश्चन से फेमिलियर हो जाओगे। और मेरा ये सवाल है कि अगला, कि जो अपना जो सब्जेक्ट है, जो उनको कैसे क्या टाइम दें, उनको पर्टिकुलर टाइम दें या फिर सबके साथ मैनेज करें? देखो इसके लिए है कि जो जिस सब्जेक्ट में अच्छा है, मानो ये मैथ में अच्छा है, तो ये मैथ जितनी आधे घंटे में कवर कर लेगा वो तुम 1 घंटे में कर पाओगे। तो तुम्हें अपनी काबिलियत को देखना होगा कि तुम किस में अच्छे हो। तुम अगर कोई हिंदी में अच्छा है, जो वो 1 घंटे में करना सेम है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट तुम्हें देखना होगा। अब बात रही इंपॉर्टेंट की, तो जो 9th में बहुत ज्यादा चेंज होते हैं वो 3 ही सब्जेक्ट हैं, एसएसटी, मैथ्स और साइंस। बेसिकली हिंदी इंग्लिश होती है लेकिन वो 8 जैसी रहती है, ग्रामर वही रहेगी, कुछ चेंज नहीं होगा। लेकिन साइंस, मैथ्स और एसएसटी में बहुत सारी चीजें ऐसी चेंज होती हैं, चैप्टर्स चेंज होते हैं। तो उसमें मैं कहूँगा थोड़े 3 इंपॉर्टेंट है। और इंग्लिश हिंदी अगर आप स्कूल से अच्छे से करो और ग्रामर आप इंग्लिश अच्छे से पढ़ो तो हो जाते हैं। उसमें ज्यादा थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है, ज्यादा सेल्फ स्टडी की जरूरत लगती नहीं। तो अभी जो 2 बातें मेन सामने आई, जो तुमने कहा कि क्वेश्चन अलग से आ जाते हैं या बुक से बाहर से आते हैं कहीं से, तो उन्हें कैसे करें, उन्हें कैसे कर पाएं। तो देखो ऐसा होता है, छोटी क्लास में 7th 8th में आप किसी भी स्टूडेंट से पूछोगे कि साइंस में, कोई मान लो उसका रिलेटिव आया घर पे, पूछे बेटा साइंस में कौन सा चैप्टर चल रहा, तो उसका आंसर होता है 4th चैप्टर। तो अब उस रिलेटिव को क्या पता कि 4th में क्या है। बड़े होते होते ये समझदारी आती है कि साइंस में साउंड चल रहा है या स्पीड चल रहा है या मोशन चल रहा है या हमारा सेल चल रहा है। ये जो टॉपिक के नेम हैं, इनसे हमें दोस्ती बढ़ानी चाहिए, हमें कॉन्सेप्ट से दोस्ती बढ़ानी है। मतलब हमें ये नहीं करना कि मैथ में 15 चैप्टर है, मेरे 4 में पट गए, आंकड़ों के पीछे नहीं पढ़ना। हमें पढ़ना है कि पॉलिनोमियल है, इसमें कहीं से भी कुछ आ जाए, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो किसी भी बुक से आ जाए, किसी भी बोर्ड का पेपर आ जाए, मैं कर लूंगा। तो हमें कॉन्सेप्ट से अपनी दोस्ती बढ़ानी है। अगर अब कोई पूछे, जैसे बच्चों से जब समझदारी आती है कि बेटा मैथ में क्या चल रहा है, तो वो कहेगा पॉलिनोमियल, उसमें भी वो गहराइयों में जाने की कोशिश करेगा, पॉलिनोमियल में भी डिग्री चल रही कि क्या चल रहा है। तो ये हमें उस सब्जेक्ट से दोस्ती करनी, ये हमें आंकड़ेबाजी नहीं करनी कि 15 में से 3 निपट गए, तीसरा होकर आए नहीं, सर ने छुड़वा दिया, ये कर दिया। तो इन चीजों में नहीं। दूसरा जो तुम्हारा सवाल था कि अगर कि उसका कैसे मैनेजमेंट करें, मान लो कोई सब्जेक्ट में हमारा कम परफॉर्मेंस हो रहा है तो उसे कितने घंटे पढ़ें। तो हमें किसी और से पहली बात तो तुलना करना बंद कर देना चाहिए कि हम अपना कंपेयर कर रहे हैं कि कोई स्टूडेंट तो 2 ही घंटे पढ़ता है और उसके मैथ में अच्छे आते हैं, तो मैं 2 घंटे, अगर मेरे नहीं आ रहे तो मुझे 6 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा।
वो 6 घंटे अगर मैं एक कंटिन्यू टाइम तक करने लगूंगा और फिर मेरे नंबर अच्छे आने लगेंगे, तब मेरा भी 2 घंटे से कम चल जाएगा। लेकिन तब तक, जब तक मैं उस बराबरी तक नहीं पहुंचा, तब तक ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ये अपने अकॉर्डिंग देखना चाहिए। तो आगे हम अथर्व से की तरफ बढ़ेंगे। अथर्व, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो बताएं। तो नवनीत भैया, जैसे कि आप 9th से 10th में काफी अच्छी परसेंटेज के साथ पास आउट हुए थे, तो आपने 9th में और किन बुक्स को एनसीईआरटी के अलावा प्रीफर? देखो, नाइन्थ में ऐसा है कि पहले तो मैं बोलूंगा कि सबसे पहले एनसीईआरटी से फेमिलियर होना सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि 10th में बहुत बड़ा रोल होता है एनसीईआरटी का। और 9th में मतलब मैंने भी मतलब मोस्टली बच्चे स्किप कर देते हैं एनसीईआरटी पढ़ना, लेकिन मैं कहूँगा एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए। तुम चैप्टर ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी समझना चाहता है वो तुम समझ लो, चैप्टर की समरी ले लो, लेकिन उसके बाद एक बार कम से कम एनसीईआरटी रीड जरूर करो, क्योंकि एनसीईआरटी अगर तुमने रीड कर ली तो तुम्हें और किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसे रहते हैं जिन्हें एनसीईआरटी देख के ही डर लगता है, तो उनके लिए अगर मैं रेफरेंस बताऊं तो 9th में आप ज्यादा एस चंद वगैरह के पास ना जाए, उसमें आप कंफ्यूज होते जाएंगे। मैं अगर पर्सनली करूं तो मैंने अरिहंत की ऑल इन वन फॉलो करी थी। जो मैंने मैथ के लिए आप सिर्फ आर डी शर्मा लो और क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, एक बुक कोई भी ले लो, और वो भी आर डी शर्मा आप तब करो जब आपकी एनसीईआरटी पूरी न बढ़ जाए, क्योंकि उससे कॉन्फिडेंस गिरता है। 9th में सबसे ज्यादा ये होता है कि 8th तक तो सवाल बन जाते हैं, 9th में थोड़े सवाल नहीं बनते हैं, तो बच्चा बहुत दुखी हो जाता है कि ये मेरे से क्यों नहीं बन रहा है, इससे तो बन रहा है। सबसे पहले दिमाग से ये निकाल देना चाहिए कि इससे बन रहा है, मुझसे क्यों नहीं बन रहा है। तुमसे भी बनेंगे, बस तुम्हें थोड़ा कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। तो बस तुम आर डी शर्मा फॉलो कर सकते हो, और बाकी मैंने अरिहंत की ऑल इन वन फॉलो करी थी एसएसटी के लिए, तो वो तुम कर सकते हो। तो अभी जो जैसे बताया इन्होंने कि एनसीईआरटी के अलावा रेफरेंस बुक, तो मेरा ऐसा मानना है कि सब, हर किसी का एक सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, सबको लगता है कि ये सब्जेक्ट मेरा अच्छा, तो उसमें हमें और अच्छा करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि ये सब्जेक्ट तो मेरा अच्छा है, अब केवल दूसरे अच्छे को हमें और अच्छा बनाना चाहिए। जैसे मैथ्स अगर अच्छा है तो उसकी रेफरेंस बुक पढ़ो और ज़्यादा पढ़ो। अगर कोई सब्जेक्ट वीक है तो उसकी पहले एनसीईआरटी पे पकड़ बनाओ अच्छी, उसे पे पकड़ बनाए बिना आगे बढ़ना ये तो फिर अच्छा नहीं है। कई बार क्या होता है कि कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि किसी सब्जेक्ट की हम आर डी शर्मा लगा रहे हैं और एनसीईआरटी क्लियर नहीं है, फिर स्कूल में या कहीं टीचर ने कुछ नॉर्मल एनसीईआरटी का क्वेश्चन ही पूछ लिया और हम वही नहीं बता पाए, फिर वो कहते हैं बाकी तुम तो आर डी शर्मा वाले हो, तुम तो एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हो, तो भी नहीं कर पा रहे हो। तो हमें पहले बेसिक्स पे अपनी पकड़ बनानी चाहिए, तब रेफरेंस बुक पे जाना ये चाहिए। मोरल बहुत डाउन होता है अगर ऐसा कोई बोल दे कि हाँ। तुमसे आर डी शर्मा के सवाल बन रहे हैं और एनसीईआरटी नॉर्मल के नहीं बन रहे, तो फिर तुम्हें घर जाके जो फील होगा वो बहुत तुम्हें बेकार बहुत, लगेगा। इससे मोरल डाउन होता ही होता है। अगर कोई कुछ कह दे कि तुम्हें मतलब एनसीईआरटी बन नहीं रही हो, तुम वो कर रहे हो, फिर तुम्हें ऐसा लगेगा कि आर डी शर्मा तो फिर मैं लगाई ही क्यों, फिर मुझे यही नहीं पढ़ना, फिर उस चीज को दोष देने लगोगे, जबकि दोष इस बात का है तुमने अपने कॉन्सेप्ट बेसिक, एनसीईआरटी की बेसिक्स ही और नहीं फिर करे। तुम भले ही 2 घंटे मैथ पढ़ते थे आर डी शर्मा से, तुम सही जा रहे थे, लेकिन तुमसे एनसीईआरटी के सवाल नहीं बने, फिर तुम 3-4 दिन तक पढ़ नहीं पाओगे। मैं तुम्हें पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। फिर तुम ये सोचने लगोगे कि मैं क्या करूँ यार, मेरे से यही सवाल ही नहीं बन रहा है, तो फिर तुम थोड़े मोरल डाउन तो हो जाएगा। तो आगे फिर बढ़ते हैं। अब राघव से हम कहेंगे, राघव के मन में कोई प्रश्न हो। तो आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि मुझे लगता है 9th क्लास में आते आते बहुत डिस्ट्रैक्शन आते हैं, और हालांकि जो सोशल मीडिया पे ज़्यादा आती हैं, तो आपने अपना वहाँ से मैनेज कैसे किया? देखो, मैं मानता हूँ कि 9th, उनमें से जितने भी लोगों ने बोली मेरी 9th भी गुजरी, 9th में सबसे ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें डिस्ट्रैक्शन, गेमिंग वगैरह वगैरह। ठीक है, तो हमें एक अपना गोल सेट करना है कि हमें पढ़ना है, तो हमें पढ़ाई पे ही ध्यान देना है। और एक बात रहती है मोबाइल की, तो मैं एक आपको स्ट्रेटेजी बताना चाहता हूँ कि मान लो आपको कोई मूवी देखनी है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि एक गोल बनाओ, या आप अपने पेरेंट्स से कह दो कि मेरे को तभी मोबाइल देना जब मैं ये चैप्टर कर लूँ। मान लो अगर आपको साइंस का एक चैप्टर करना है, तो आप ऐसा गोल बना सकते हो कि अगर मैं साइंस के चैप्टर कर लूंगा, इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूंगा, मैं सिर्फ तभी ये मूवी देखूंगा, नहीं तो मैं मूवी नहीं देखूंगा। तो फिर आप भले ही मूवी के लिए वो चैप्टर करो, लेकिन वो आप चैप्टर कर लोगे और वो आपका चैप्टर हो जाएगा। तो आप ऐसे कर सकते हो। और फिर बात रही कि देखो डिस्ट्रैक्शंस 9th में बहुत आते हैं, उसके हमें थोड़ा सेल्फ कंट्रोल करना चाहिए। और एक बात आती है मोटिवेशन की, तो मैं आपसे बोलना चाहूंगा कि देखो मोटिवेशन कुछ नहीं होता है। आप एक रील देखोगे मोटिवेटेड, दूसरी देखोगे, आप उसके टुवर्ड्स अट्रैक्ट हो जाओगे। तो मोटिवेशन आपको अपने अंदर जगाना पड़ेगा। आपको किस मोटिव है आपका। अगर आप सिर्फ परसेंट के लिए पढ़ रहे हो तो फिर आप इतने अच्छे से नहीं पढ़ पाओगे। एक आपका गोल सेट होना चाहिए। जैसे मैंने पर्सनली क्या किया था कि मैं अपनी स्टडी टेबल पे अपने मम्मी पापा की फोटो लगा रखे, तो अगर मैं रील्स भी चला रहा हूँ उसी पे बैठ के चलाता था। अगर मैं रील्स भी चला रहा हूँ और एक आध बार मेरी नजर गई, तो मेरे दिमाग में तो आता था कि यार नहीं, पढ़ना चाहिए, इनका नाम रोशन करना चाहिए। तो भले ही मेरे दिमाग में आया, तो फिर भले ही मैं आधे घंटे बाद पढ़ना स्टार्ट करूँ उसके, लेकिन दिमाग में आएगा। और इसी वजह अगर मैं लेट के मोबाइल चला के रील देख रहा हूँ, तो फिर मेरे दिमाग में आएगा ही नहीं कि मुझे पढ़ना चाहिए। तो एक सेल्फ मोटिवेशन जगाना चाहिए।
तो ओवरऑल जो नवनीत ने बात कही उसका निष्कर्ष यही है कि अगर हमारे अंदर समझदारी आ गई तो फिर इसकी जरूरत नहीं, मतलब फिर सोशल मीडिया हमें अफेक्ट नहीं कर सकता। जो चीज जिसके लिए बनी है हम उसका वही उपयोग करेंगे। सोशल मीडिया जिस काम के लिए बना है, थोड़ा बहुत मनोरंजन और सबसे कनेक्टिविटी बनी रहे, वो करेंगे। अब जैसे कोई किसी के पास लैपटॉप है मान लो, और वो कहे कि लैपटॉप की वजह से हमारा बच्चा बिगड़ गया, तो इसका मतलब ये नहीं, लैपटॉप से अगर कोई किसी के सर में मार के सर फोड़ दे तो लैपटॉप की गलती, उस बच्चे के मन में ऐसा है ना, उसने उसका गलत उपयोग कर लिया। तो ऐसा तो था तो इस काम के लिए नहीं लैपटॉप, लेकिन उसने उसका गलत उपयोग कर लिया। तो ऐसे ही उसके गलत उपयोग कर रहे हैं तो वो हमारी मनोवृत्ति अंदर की खराब हुई है। हम स्वयं को सुधारें, स्वयं पे काम करें इस चीज को लेकर, तो निश्चित रूप से ये सुधरेगा। अब हम कुछ ऐसी सामान्य जैसे बातचीत करें तो इसमें देखें बॉयज की लाइफ में स्पोर्ट्स का बड़ा रोल रहता है, बड़े कई लोगों को शौक रहता है स्पोर्ट्स का, तो पढ़ाई के अलावा स्पोर्ट्स को कैसे, तो मैं नवनीत से ही पूछना चाहूंगा स्पोर्ट्स को कैसे मैनेज। देखो, मैं बोलूंगा कि स्पोर्ट्स एक सबसे अच्छा जरिया है। जैसे मैं एक बात, अगर आप सोच रहे हैं, मान लो आप किसी से भी ना, किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन अगर किसी से भी बात करने की आदत है अपने दोस्त से, या कुछ लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मैं अपने दोस्तों से 1-1 घंटे बात करता रहता हूँ, तो मैं पर्सनली फील करता हूँ कि वो आप बहुत कम केसेस, जैसे अभी 9th में है, अभी तो इतने मैच्योर नहीं है, तो वो आपको बात करने की आदत नहीं है, वो आपको टाइम पास करने की आदत है। उस टाइम पे आपके पास कुछ और करने नहीं है, आप इसलिए बात कर रहे हो। आप सोच रहे होगे कि मैं फ्री हूं, तो आपको उस टाइम को स्पोर्ट्स में लगाना चाहिए। उससे आपकी फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होगी और मेंटली भी आप थोड़े अच्छे होगे। मेरा मानना ये है कि अगर आपको टाइम अपना पढ़ाई से हटा के किसी और में लगाना ही है, तो फिर आप उसको स्पोर्ट्स में लगाओ। और स्पोर्ट्स भी आप अच्छे से खेल सकते हो, ऐसा नहीं। सबसे बड़ी बात, बहुत लोग ऐसा करते हैं कि बाहर जाना छोड़ देते हैं कि 9th आ गई हमने, ये नहीं करना चाहिए। मैं कहूंगा कि रोज रोज नहीं तो हफ्ते में 3-4 दिन जरूर जाना चाहिए स्पोर्ट्स खेलने। तो क्योंकि जितना टाइम आप स्पोर्ट्स में दे रहे हो उससे ज्यादा आप फोन में दे ही दे रहे हो। मैं ऐसा पर्सनली फील करता हूँ, 2 घंटे 3 घंटे टॉपर भी दे ही रहे होंगे, तो उसकी जगह अगर आप खेलने जाओ उसी टाइम पर तो ज्यादा सही रहेगा। तो अभी तक जो कुछ बातचीत हुई है उसमें ओवरऑल निष्कर्ष यही निकल के आया है कि हम थोड़ी अपनी समझदारी बढ़ाएं, स्वयं को अच्छे से हम सब सोचें समझें चीज़ों को। तो ओवरऑल जैसे अगर कहें तो अपने आप में परिवर्तन लाने के लिए कुछ मैं एक अपना पर्सनल सजेशन देना चाहूँगा कि अपने आप को थोड़ा सा अध्यात्म या भक्ति इन चीज़ों की तरफ मोड़ें, तो हमें ओवरऑल बहुत चेंजेस आएगा। अब इसमें क्या है, कई लोगों को लग सकता है कि अभी तो 8th 9th में है, 10th में है, अभी से कैसी किस तरह की बातें कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है, ये बातें भले ही फोर्सफुली अपने अंदर लाओ, लेकिन वो तुम्हारे आगे चल के काम में आएंगी। आज तुम्हारे साथ तुम्हारे दोस्त हैं, पेरेंट्स हैं, कल के दिन अकेले पढ़ोगे, कल के दिन जीवन में परेशानियां आएंगी तमाम तरह की, तब ये चीज तुम्हारे काम आएगी। इसका मैं एक एग्जांपल तुम्हें बताऊं, जैसे तुम कहीं मान लो कहीं बाहर ट्रेवलिंग करने जाते हो, कहीं बाहर जाते हो, खूब सारा घर से तुमने नाश्ता कर लिया, उसके बाद मम्मी कहती है बेटा ये 2 पराठे और रख ले जा, तो अपन ये कहते हैं नहीं मम्मी कौन खाएगा, भूख ही नहीं, क्योंकि उस टाइम तुम्हें उस चीज की भूख नहीं है, तो तुम मना कर देते हो कि हाँ रहने दो कौन खाएगा। लेकिन वो मान लो जबरदस्ती रख देती हैं, फिर बाद में जब भूख लगती है तो अपने सामने फील किया होगा क्योंकि यार ये ठीक रख दिए थे मम्मी ने, एक काम आ गए। तो ये जो धर्म है, अध्यात्म है, ये भक्ति है, जो भी स्पिरिचुअलिटी किसी भी तरीके से तुम्हारे अंदर आएगी, ये अभी भले ही लग रही हो कि यार ये तो बुढ़ापे के काम है, अभी कौन इन चीजों में पड़े, लेकिन ये अभी से ये संस्कार अगर मन में पड़ गए ना, तो ये लाइफ में जब अकेले पड़ोगे, जब हताश हो जाओगे, असफलताएं भी आएंगी, ये चीज तुम्हारे काम आएगी तब आगे चलकर। तो इसे निश्चित अपने जीवन में बढ़ाएं। और ये जितने मतलब सिंसियर सीधे से बैठे दिख रहे हैं इतने रियल में है नहीं, तो सब अपने आप को, सबसे जरूरी चीज है पढ़ाई में करने के लिए अपने आप को एकदम मस्त वैसे रखें। हाँ, किसी भी तरह की रियल। दिमाग में टेंशन नहीं होनी चाहिए। इसे 2 शब्दों में अगर मैं कहूं कि दिल में आग तो होनी चाहिए लेकिन दिमाग में ठंडक होनी चाहिए। मतलब दिल में आग हो कि मुझे कुछ अच्छा करना है, मुझे बढ़िया करना है सब कुछ, लेकिन दिमाग में किसी तरह की गर्मी नहीं, दिमाग में ठंडक के हाँ कर लेंगे, नहीं कर पाएंगे फिर प्रयास करेंगे, तो करते रहेंगे ऐसे। तो ऐसे ही अपना संवाद चलता रहेगा। इसे हमने एक संडे संवाद नाम दिया है। संडे के दिन हम ऐसे ही बैठकर बच्चों से बात करेंगे, तो ऐसे ही बच्चों से मिलते रहेंगे। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वीडियो को देखा।